प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक बार कौवा मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान शिव के पास जाता है और भगवान शिव से कहता है, हे भगवान, दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। कौवा कहता है, हे भगवान, आपसे भला अच्छा कौन बता सकता है, इसलिए आप ही आज बताइए कि दुखों का अंत कैसे किया जाए। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे कौवा, आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक बार संध्या के समय चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह जंगल से शिकार खेलकर अपने राज्य को वापस लौट रहे थे कि तभी रास्ते में उन्होंने देखा एक बालक जलती हुई चिता के पास खड़ा था। बालक को देखकर राजा अपने घोड़े से उतरे और बालक के नजदीक जाने लगे। जब राजा उस बालक के नजदीक पहुंचे तो बालक कह रहा था, मां, मैं तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूं, मैं एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर तुम्हारे सपनों को पूरा करूंगा। राजा उसके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए और पूछा, बेटा तुम कौन हो? बालक ने कुछ घबराकर कहा, आप डरो नहीं, मैं चंद्रपुर का राजा हूं। अभी तुम अपनी मां की चिता के पास बहुत बड़ा आदमी बनने की सौगंध खा रहे थे। क्या मैं जान सकता हूं कि इस सुनसान जंगल में तुम अपनी मां की चिता के पास अकेले क्यों खड़े हो? तुम्हारे बाकी संबंधी और रिश्तेदार कहां हैं महाराज? मेरी मां और मैं इस जंगल में अकेले ही रहते थे, लेकिन मेरी मां ने मरते समय मुझे बताया कि मेरे दादा बुलंदनगर के धनी सेठ करोड़ीमल थे। मेरी मां और पिताजी का प्रेम विवाह हुआ था, और चूंकि मेरी मां एक बहुत ही गरीब परिवार से थी, इसलिए मेरे दादाजी उन्हें पसंद नहीं करते थे। विवाह के कुछ दिनों बाद ही बगीचे में घूमते हुए मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया और उनकी मृत्यु हो गई। इस पर मेरे दादा दादी ने मेरी मां को अपशकुन और मनहूस यह कहते हुए कि उनके आने से ही मेरे पिता की मृत्यु हो गई, उन्होंने मेरी मां को घर से निकाल दिया। जब वह गर्भवती थी उस समय वह जंगल में आई और यहां एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। यहीं मेरा जन्म भी हुआ। मेरी मां ने मरते समय मुझसे कहा था कि मैं किसी तरह से गरीबी के जीवन से बाहर निकलूं और धनवान बनूं, योग्य बनूं। महाराज, यह शब्द कहते ही मेरी मां के प्राण निकल गए। मेरी मां के जीवित रहते हुए मैं उनसे बड़ा आदमी बनने का वादा नहीं कर पाया था, इसीलिए उनकी चिता के समीप खड़ा होकर इस समय बड़ा आदमी बनने की मां की आत्मा से वादा कर रहा था। महाराज, ओ बेटा, बड़ी ही दुख भरी कहानी है। तुम्हारी इस वन में रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो? अच्छा ये बताओ, हमारे साथ हमारे राज्य में चलना चाहोगे आपके साथ? महाराज, हम तुम्हें पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, इस बात का हम तुमसे वादा करते हैं। ओ, तब तो मैं आपके साथ बड़ी खुशी से चलने को तैयार हूं महाराज। और फिर वह राजा के साथ उसके राजमहल की तरफ चल दिया। राजमहल में पहुंचने पर रानी ने पूछा, यह कौन है महाराज? महारानी, इसका नाम भीमसेन है। आज से यह हमारे महल में रहकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। रानी मन में सोचने लगी, महाराज भी ना जाने कैसे कैसे नमूने उठाकर महल में ले आते हैं। इन्हें कौन समझाए कि यह महल है, कोई अनाथालय नहीं है। महारानी आप किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं महाराज, आप आज्ञा कीजिए। महारानी, आज से भीमसेन तुम्हारी छत्र छाया में पल्लेगा। राजकुमार और राजकुमारी की तरह ही अब तुम्हें इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है महाराज। उस रात भीमसेन सोचने लगा कि उसकी कितनी अच्छी किस्मत है कि वह राजमहल में पहुंच गया। दूसरी तरफ महारानी सोच रही थी कि भीमसेन को महल से निकालने के लिए मुझे कल कुछ करना ही होगा। जिस दिन राजकुमार, राजकुमारी और भीमसेन को भोजन परोसा गया, उस दिन राजकुमार और राजकुमारी को सोने की थाली में खाना दिया गया, जबकि भीमसेन को पत्ते पर भोजन परोसा गया। इससे भीमसेन नाराज हो गया और कहा कि वह पत्ते पर खाना नहीं खाएगा। रानी ने पूछा कि क्या वह पत्तल पर भोजन नहीं कर सकता? भीमसेन ने जवाब दिया कि वह खा सकता है, लेकिन उसे यह भेदभाव पसंद नहीं आया, क्योंकि अन्य लोगों को सोने की थाली में खाना परोसा गया था। रानी ने तब कहा कि अगर वह राजाओं और महाराजाओं की तरह खाना चाहता है तो खाएं,
वरना ना खाएं। भीमसेन ने कहा कि वह तब तक नहीं खाएगा जब तक कि उसे सम्मान के साथ सोने की थाली में भोजन नहीं परोसा जाता। इससे नाराज होकर भीमसेन महल से चला गया और उसी जंगल की ओर लौट गया जहां से वह आया था। जब महाराज महल में आए और उन्हें पूरी घटना का पता चला, उन्होंने रानी से पूछा कि भीमसेन को सोने की थाली में भोजन क्यों नहीं परोसा गया। रानी ने कहा कि वह भीमसेन की परख करना चाहती थी, जिससे पता चला कि वह बहुत ही घमंडी और चतुर है। इसके सिवा उसके अंदर कोई भी विशेषता नहीं है। वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन पाएगा। महारानी, बेशक उसे पत्ते पर भोजन परोस कर तुम उसकी परीक्षा लेना चाहती थी, परंतु तुमने यह ठीक नहीं किया। वह अभी बालक है, उसे अपमान महसूस हुआ होगा, कहीं वह महल से चला ना जाए। महाराज महल का सुख वैभव छोड़कर वह कैसे जा सकता है। भला राजा तुरंत भीमसेन को महल में ढूंढने लगे, परंतु वह उन्हें महल में नहीं मिला। भीमसेन अवश्य ही जंगल में अपनी झोपड़ी में चला गया होगा। मुझे तुरंत वहां जाकर उस बेसहारा बालक को वापस महल में लेकर आना चाहिए। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल चले। इधर जब भीमसेन वापस जंगल में आ गया था, गंगा नदी के किनारे त्रिकूट नाम से एक विशाल वन था, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं था। वहीं पर ब्रह्मराशि नाम का एक साधु रहते थे। वह बहुत ही करुणामय थे। जब भी कोई यात्री उस तरफ से गुजरता, साधु महाराज उनसे निवेदन करते कि वे कुछ समय के लिए उनकी कुटिया में विश्राम करें और फिर यात्रा जारी रखें। यात्री उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते और उनकी कुटिया में आराम करते। बाद में यात्री उन्हें प्रणाम करके अपने रास्ते निकल जाते। इस प्रकार साधु महाराज उस वन में गुजरने वाले यात्रियों की सेवा किया करते थे। इसी वन में भीमसेन नाम का एक डाकू भी रहता था। लूटपाट करना उसका पेशा था और जो भी यात्री उसे पैसा देने में हिचकिचाना किसी झिझक के मार डालता था। इसी भय से लोग उस जंगल से गुजरने के लिए 100 बार सोचते थे, और अगर कोई बहादुरी से उस जंगल में प्रवेश करता भी तो डाकू भीमसेन उसे लूट लेता। इस तरह डाकू भीमसेन का खौफ आसपास के सभी गांवों में फैल गया था। एक दिन गांव के कुछ लोग एकत्र हुए और उन्होंने डाकू भीमसेन से मुक्ति पाने की योजना बनाई। एक व्यक्ति ने कहा, भीमसेन, डाक का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, हमें इससे कैसे निपटना चाहिए। एक ने कहा, भाइयों, संगठन में बहुत ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर उस पर धावा बोल दें तो कैसा रहेगा। इससे तो हम सहज ही उसे अपने कब्जे में ले लेंगे, तब हम उसकी गर्दन काटकर उसे मार देंगे। विचार तो तुम्हारा बहुत ही उत्तम है, तो फिर देर किस बात की, आज ही भीमसेन डाकू पर धावा बोल दिया जाए। उसी समय सभी लोग अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर चित्रकट जंगल की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर वह डाकू भीमसेन को ललकार में लगे। कहां छिपा हुआ डाकू, भीमसेन बाहर निकल, देख, आज हमें तू लूट नहीं पाएगा, तेरी मौत बनकर आए हैं। आज हम सबसे तू बच नहीं पाएगा। शिकार के फेर में झाड़ियों में छुपे डाकू। भीमसेन ने जब देखा कि बहुत से लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं तो वह अचानक चौंक गया। उसने सोचा कि अगर आज वह इस भीड़ के हाथ लग गया तो उसका बचना मुश्किल है, जबकि वे लोग लगातार उसे चुनौती दे रहे डाकू। भीमसेन ने सोचा कि यहां तो मुझे यह लोग जरूर पकड़ लेंगे, मुझे कहीं और छुप होगा ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। यह सोचकर वह वहां से उठा और चुपचाप वहां से निकल भागा। जल्दी ही उसे साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा कि मुझे इस कुटिया में शरण लेनी चाहिए। वह कुटिया के समीप पहुंचा तो वह बहुत ही हाँफ रहा था। साधु ने उसे देखा और कहा, कौन हो तुम, इस तरह से हाँफ क्यों रहे हो, और इस वीरान जंगल में तुम अकेले क्या कर रहे हो, कौन हो तुम, क्या घर से भागकर आए हो। नहीं आर्षी, वो ऐसी बात नहीं है। तब भीमसेन ने ऋषि को अपनी राम कहानी सुनाई। तब ऋषि ने कहा, तुम बड़ा आदमी बनना चाहते हो। हां ऋषि, पर समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। बेटा, यहां पर रहकर तुम बड़े आदमी कैसे बन सकते हो। बड़ा आदमी बनने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है और बुद्धि विद्या ग्रहण करने से आती है। ओह, परंतु महाराज, विद्या कैसे प्राप्त करूं, मेरे पास तो शिक्षा हेतु कोई धन नहीं है, मुझे कौन पढ़ाए। आर्षिवर ने कहा, बेटा, यदि तुम सच्चे दिल से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे आश्रम में रहकर तुम विद्या प्राप्त कर सकते हो। फिर भीमसेन ने किसी तरह से अपनी उखड़ी हुई सांसों पर काबू पाया और कहा, साधु बाबा, कुछ लोग मेरी हत्या करने के लिए वन में मुझे खोज रहे हैं।
उनसे मेरी रक्षा कीजिए। जा, तू अंदर कुटिया में जाकर छिप जा। भीमसेन ने ऐसा ही किया और कुटिया के अंदर जाकर छिप गया। तभी भीमसेन को खोजते हुए लोगों की भीड़ कुटिया के पास आ पहुंची और साधु महात्मा से पूछने लगी, बाबा, क्या आपने यहां से किसी आदमी को गुजरते हुए देखा है? बाबा ने कहा, आप लोग किस आदमी की बात कर रहे हो? हम भीमसेन डाकू की बात कर रहे हैं। साधु बाबा, उसने मासूम और निहत्थे लोगों को लूटकर बहुत सताया है। वह अपना खजाना भरता है और मौका मिलने पर लोगों की हत्या भी कर देता है। आज हम उसे मारने आए हैं। साधु बाबा ने कहा, क्या तुम भीमसेन को मारोगे? वरना आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। युवक, तुमने जो सलाह दी है राजकीय परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम चंद्रपुर का मंत्री बनाएंगे। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गई। तब राजा विक्रम सिंह ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज्य केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट लेकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार किशोर को दी। कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचा है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब सारंग उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा, तब उसने वहां के राजा से कहा, राजन, मैं चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह के द्वारा भेजा गया राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार में भेजी है। राजदूत, हम आपके महाराज के इस उपहार को स्वीकार करते हैं। लेकिन जब हमारे महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने पूछा, यह क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब सारंग ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब? हो सकता है मैं इसका मतलब नहीं जानता। फिर भी इस समय राजा केसर सिंह के सवाल का उत्तर ना देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कहा, हां राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चूकेगी। यह बात आपको बता दें कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धार का फैसला हो जाएगा। सेनापति जी, राजा विक्रम सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। आप आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दीजिए। हम बहुत जल्द वीरपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर महाराज सारंग घबराकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जब भीमसेन विशालपुर पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने कहा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? भीमसेन ने गहरी सोच में पड़ के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राजा और उसका राज्य आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूं। भीमसेन ने धन्यवाद कहा और वह सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ बीरपुर की ओर चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग यह दोनों ही बीरपुर में पहुंचे। तब राजा ने कहा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बतलाई? तब सारंग ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। ओ सारंग, ये तुम क्या कह रहे हो? केसर सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। जी महाराज। उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर की विशाल सेना बीरपुर की तरफ बढ़े चले आ रही हैं। ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते।
तब वहां पर मौजूद भीमसेन ने कहा, महाराज घबराइए नहीं। मैंने विशालपुर के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। जैसा कि भीमसेन ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रम सिंह ने सारंग और भीमसेन को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, भीमसेन, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। किशोर ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें बीरपुर का मंत्री बनाए। किशोर को सारंग ने कोई जवाब ना दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम किशोर को चंद्रपुर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को किशोर के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से किशोर को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए किशोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब भीमसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पहले आपने भीमसेन नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, ओ हां, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता है? भीमसेन ने उत्तर दिया, मैं वही बालक भीमसेन हूं महारानी जी। तब राजा विक्रम सिंह ने महारानी से कहा, देखो महारानी जी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जगती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूं, यह तो आपकी विनम्रता है। इस तरह से मंत्री ने कुशलतापूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन को एक पत्र दिया और कहा, तुम ऊधमपुर राज्य जाओ और वहां के राज्य में चोरी छपा काफी बढ़ गई है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां का राजा ने मुझे पत्र लिखकर भेजा है सहायता के लिए। फिर भीमसेन ने ऊधमपुर की दिशा की ओर चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहां पहुंच गया। वह राजा शशिकांत सिंह के पास पहुंचा और बोला, राजा, विक्रम सिंह ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा ने पूछा, तो राजा विक्रम सिंह जी ने मदद के लिए तुम्हें भेज दिया है? भीमसेन से पत्र लेकर फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका हिताशी राजा विक्रम सिंह। पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे, यह आदमी एक समय कुख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब राजा विक्रम सिंह जैसे अनुभवी राजा ने बताया है तो निश्चय ही यह उपयोगी होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने भीमसेन से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जी महाराज, मेरा नाम भीमसेन है। भीमसेन, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। ओ महाराज,
तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं। उस दिन राजा शशिकांत सिंह भीमसेन के साथ राज दरबार में पहुंचे और उनसे कहा, भीमसेन, आज से तुम यहीं पर बैठा करोगे। हे महाराज, भीमसेन ने अभी अपना स्थान ग्रहण किया था कि तुरंत ही कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थे। एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय करें और हमें धन वापस दिलवाएं। महाराज ने कहा, पहले हमें सभी विवरण बताओ, तब हम कोई निर्णय ले पाएंगे। इस पर वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहां उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए बताया कि एक दिन यह 4 लोग अपना संपूर्ण धन लेकर उसके पास आए। उन्होंने कहा, बुढ़िया मां, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है। कृपया हमारे धन की रक्षा करो। बुढ़िया ने पूछा, मैं रक्षा कैसे करूं? हम तुम्हारे घर के आंगन में धन गाड़ देंगे और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगे, उस दिन तुम हमें धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। यह तो बहुत सरल है, पर मेरे लिए क्या है? व्यापारियों ने कहा, बूढ़ी मां, इसके बदले में हम भी तुम्हें धन देंगे। बुढ़िया ने तब कहा, तब मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उन्होंने घर में गड्ढा खोदा, 2 बड़ी पोटलियां धन से भरी और उसे वहां रखकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वह चारों बोले, बूढ़ी मां, हम हर शाम को यहां भोजन करने आया करेंगे। बुढ़िया ने कहा, बड़े शौक से बेटो। रोज शाम को जब वे भोजन करने आते तो बुढ़िया से पूछ, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? बुढ़िया ने जवाब दिया, हां बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन 4 व्यापारियों ने खजाने की जगह को खोदा तो वहां पर धन अभी भी वैसा ही था जैसा छोड़ा गया, वरना आप मुझे जो सजा देना चाहे दे सकते हैं। युवक, तुमने जो सलाह दी है राजकीय परंपराओं को बदलने की, हम उसे मानते हैं। उस सलाह पर हम तभी अमल कर सकते हैं जब तुम हमारे द्वारा ली गई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। हम सारंग और तुम्हारी दोनों की परीक्षा लेंगे। जो भी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होगा उसे हम चंद्रपुर का मंत्री बनाएंगे। राजा विक्रम सिंह के आदेश पर सोने की म्यान में रखी हुई 2 तलवारें तुरंत राज दरबार में पेश की गईं। तब राजा विक्रम सिंह ने सारंग को एक तलवार दी और कहा, सारंग, तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और वहां के समीप राज केसरपुर में जाकर वहां के राजा केसर सिंह को यह भेंट लेकर आना है। उसके बाद महाराज ने एक सोने की तलवार किशोर को दी। कहा, किशोर, तुम्हें पश्चिम दिशा के सीमावर्ती राज्य विशालपुरम में जाकर राजा विशाल तक यह भेंट पहुंचा है। दोनों उसी समय तलवारें लेकर अपनी अपनी दिशाओं की ओर चल दिए। जब सारंग उत्तर दिशा में स्थित केसरपुर राज्य के दरबार में पहुंचा तब उसने वहां के राजा से कहा, राजन, मैं चंद्रपुर के राजा विक्रम सिंह के द्वारा भेजा गया राजदूत हूं। हमारे महाराज ने आपके लिए यह सोने की तलवार उपहार में भेजी है। राजदूत, हम आपके महाराज के इस उपहार को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब हमारे महाराज ने तलवार को म्यान से निकाला तो उन्होंने देखा कि तलवार की नोक पर लाल रंग लगा हुआ था। राजा ने पूछा, यह क्या तलवार की नोक पर लाल रंग क्यों लगा है? राजदूत, इसका क्या अर्थ है? हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। तब सारंग ने मन ही मन सोचा, तलवार की नोक पर लगे इस लाल रंग का क्या मतलब हो सकता है? मैं इसका मतलब नहीं जानता, फिर भी इस समय राजा केसर सिंह के सवाल का उत्तर ना देना ठीक नहीं होगा। यह सोचकर उसने कहा, हां राजन, लाल रंग का यही रहस्य है कि या तो आप हमारे राजा की तलवार की शक्ति स्वीकार कर लें, वरना हमारे महाराज की खूनी तलवार आपके राज्य में खून की नदियां बहाने से नहीं चूकेगी। यह बात आपको बता दें कि अब युद्ध भूमि में ही शीघ्र तलवार की धार का फैसला हो जाएगा। सेनापति जी राजा विक्रम सिंह ने लाल रंग की तलवार भेजकर हमें चुनौती दी है। आप आज से ही सेना का संगठन शुरू कर दीजिए। हम बहुत जल्द वीरपुर पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं। यह सुनकर महाराज सारंग घबराकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी ओर जब भीमसेन विशालपुर पहुंचा और वहां के राजा के सामने पेश हुआ तो राजा ने कहा, राजदूत, इस तलवार की नोक पर लगा लाल रंग हमें समझ नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है? भीमसेन ने गहरी सोच में पड़ के बाद कहा, महाराज, हमारे राजा आपका बहुत सम्मान करते हैं। यह तलवार उसी सम्मान का प्रतीक है। तलवार की नोक पर लाल रंग लगाने का मतलब है कि हमारा राजा और उसका राज्य
आपकी मित्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। राजा ने खुश होकर कहा, बहुत अच्छी बात है। मैं आपके राजा की इस मित्रता की तलवार को स्वीकार करता हूं और उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके राजा का सच्चा मित्र बनूं। मेरा तन मन हमेशा उनके लिए समर्पित रहेगा। इसके बाद राजा ने कहा, राजदूत, मैं आपके राजा को सेना की एक टुकड़ी और कुछ बहुमूल्य उपहार भेंट कर रहा हूं। भीमसेन ने धन्यवाद कहा और वह सेना की टुकड़ी और बहुमूल्य उपहारों के साथ बीरपुर की ओर चल पड़ा। इधर केसरपुर की सेना ने हरिनगर की ओर कूच कर दिया। सारंग, यह दोनों ही बीरपुर में पहुंचे। तब राजा ने कहा, कहो सारंग, केसरपुर के राजा ने तुमसे क्या कहा? तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग का तुमने उन्हें क्या अर्थ बतलाई? तब सारंग ने सारी बात उन्हें विस्तार से बता दी। ओ सारंग, यह तुम क्या कह रहे हो केसर? सिंह शीघ्र ही हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। जी महाराज, उसी समय एक गुप्तचर आया। महाराज, केसरपुर की विशाल सेना बीरपुर की तरफ बढ़े चले आ रही हैं। ओह, अब क्या होगा? इतनी शीघ्र तो हम अपनी सेना को संगठित भी नहीं कर सकते। तब वहां पर मौजूद भीमसेन ने कहा, महाराज घबराइए नहीं। मैंने विशालपुर के राजा को तलवार की नोक पर लगे हुए लाल रंग के विषय में जब जानकारी दी तो उन्होंने खुश होकर अपनी सेना की एक टुकड़ी मेरे साथ रवाना कर दी थी। वह टुकड़ी अब भी महल के बाहर खड़ी है। महाराज, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। कृपया सेनापति जी को निर्देश दें कि वे केसर नगर की सेना से युद्ध करें। मैं अपने साथ लाई गई सेना के साथ केसरपुर पर हमला करूंगा। इस दोहरे हमले से केसरपुर की सेना सामना नहीं कर पाएगी और इस परिस्थिति में विजय हमारी होगी। जैसा कि भीमसेन ने सोचा था, युद्ध में विजय प्राप्त होने के बाद महाराज विक्रम सिंह ने सारंग और भीमसेन को महल में बुलाया। महाराज ने कहा, भीमसेन, तुम्हारी वजह से हम जीत सके हैं। हम तुम्हें मंत्री के पद पर नियुक्त करते हैं। सारंग ने उत्तर दिया, महाराज, यह तो मेरे साथ अन्याय है। मैंने तुम दोनों को एक सी भेंट देकर दोनों राजाओं को देने के लिए कहा था, किंतु तुम दोनों ने अपनी अपनी बुद्धि से उन भेंट का अलग अलग अर्थ निकाला। किशोर ने बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से काम लिया, जबकि सारंग, तुमने अपनी मूर्खता से केसरपुर के राजा को सदैव के लिए हमारा शत्रु बना दिया। अब बताओ, हम तुम्हें बीरपुर का मंत्री बनाए? किशोर को। सारंग ने कोई जवाब ना दिया और सिर झुकाकर चुपचाप दरबार से निकल गया। तब महाराज ने घोषणा की, हम किशोर को चंद्रपुर का नया मंत्री बनाते हैं। इसके बाद उसी रात को किशोर के मंत्री बनने के सम्मान में उसे राजमहल में भोजन के लिए आमंत्रित किया गया। तब महारानी ने स्वयं अपने हाथों से किशोर को भोजन परोसा। मंत्री बने हुए किशोर ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं भोजन चांदी की थाली की अपेक्षा सोने की थाली में करना पसंद करूंगा। ठीक है, हम उसका भी प्रबंध किए देते हैं। जब भीमसेन को सोने की थाली में भोजन परोसा गया तो उसने कहा, देखिए महारानी जी, वह दिन आ ही गया जिसके बारे में आपने कभी मना किया था। महारानी ने पूछा, आप क्या कह रहे हैं मंत्री जी? मंत्री ने उत्तर दिया, महारानी जी, याद कीजिए कि आज से 15 वर्ष पहले आपने भीमसेन नामक बालक को पत्ते पर भोजन परोसा था। महारानी बोली, ओ हाँ, याद आया। उस दृढ़ बालक ने तब उस भोजन को खाने से मना कर दिया था और कहा था कि वह तभी इस महल में भोजन करेगा जब उसे सोने की थाली में भोजन परोसा जाएगा। महारानी ने पूछा, लेकिन आपको यह बातें कैसे पता है? भीमसेन ने उत्तर दिया, मैं वही बालक भीमसेन हूं। महारानी जी, तब राजा विक्रम सिंह ने महारानी से कहा, देखो महारानी जी, जिस बालक को आपने अहंकारी समझा था वह आज इस राज्य का मंत्री है। मंत्री ने कहा, राजन, यदि महारानी जी ने मुझे उस समय तिरस्कृत नहीं किया होता तो शायद मेरे मन में ऊंचाइयों को छूने की तीव्र इच्छा नहीं जगती। मैं तो महारानी जी का एहसानमंद हूं। यह तो आपकी विनम्रता है। इस तरह से मंत्री ने कुशलतापूर्वक मंत्री का पद संभाला। फिर एक दिन राजा विक्रम सिंह ने भीमसेन को एक पत्र दिया और कहा, तुम ऊधमपुर राज्य जाओ और वहां के राज्य में चोरी छपा काफी बढ़ गई है। कृपया तुम जाकर अपने विवेक से उस राज्य को चोरों से मुक्त कराओ, क्योंकि वहां का राजा ने मुझे पत्र लिखकर भेजा है सहायता के लिए। फिर भीमसेन ने ऊधमपुर की दिशा की ओर चल पड़ा और एक दिन और एक रात चलकर वहां पहुंच गया। वह राजा शशिकांत सिंह के पास पहुंचा और बोला, राजा विक्रम सिंह ने आपके नाम यह पत्र भेजा है। राजा ने पूछा, तो राजा विक्रम सिंह जी ने मदद के लिए तुम्हें भेज दिया है? भीमसेन से पत्र लेकर
फिर राजा ने वह पत्र पढ़ा जिसमें लिखा था, यह पत्र लेकर जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है वह 5 वर्ष से मेरे पास मंत्री के पद पर है। मेरे साथ 5 वर्ष बिताने के बाद अब उसका मन पूरी तरह से साफ हो गया है और मेरी शिक्षा से उसकी बुद्धि तीव्र हो गई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इसे अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें। आपका हिताशी राजा विक्रम सिंह पत्र पढ़ने के बाद राजा सोचने लगे, यह आदमी एक समय कुख्यात डाकू रहा है और फिर एक राज्य में मंत्री रहा है। क्या इसे विशेष सलाहकार जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करना ठीक रहेगा? परंतु तभी उनके दिमाग में दूसरा विचार आया। पूर्व में चाहे यह आदमी कुछ भी रहा हो, परंतु जब राजा विक्रम सिंह जैसे अनुभवी राजा ने बताया है तो निश्चय ही यह उपयोगी होगा। मन में यह विचार आते ही उन्होंने भीमसेन से कहा, तुम्हारा क्या नाम है? जी महाराज, मेरा नाम भीमसेन है। भीमसेन, आज से हम तुम्हें अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। ओ महाराज, तब तो मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं। उस दिन राजा शशिकांत सिंह भीमसेन के साथ राज दरबार में पहुंचे और उनसे कहा, भीमसेन, आज से तुम यहीं पर बैठा करोगे। हे महाराज! भीमसेन ने अभी अपना स्थान ग्रहण किया था कि तुरंत ही कुछ लोग अपनी शिकायत लेकर दरबार में आए। उनमें 3 पुरुष और एक वृद्ध महिला थे। एक पुरुष ने आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज, इस बूढ़ी महिला ने हमारा सारा धन हड़प लिया है। कृपया न्याय करें और हमें धन वापस दिलवाए। महाराज ने कहा, पहले हमें सभी विवरण बताओ, तब हम कोई निर्णय ले पाएंगे। इस पर वृद्ध महिला ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, यह 4 व्यापारी आपके राज्य में व्यापार करने आए थे और यहां उन्होंने भारी मुनाफा कमाया, जिससे उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया। फिर बुढ़िया ने कहानी सुनाते हुए बताया कि एक दिन यह 4 लोग अपना संपूर्ण धन लेकर उसके पास आए। उन्होंने कहा, बुढ़िया मां, हम इस राज्य में नए हैं और हमारे पास काफी धन है, कृपया हमारे धन की रक्षा करो। बुढ़िया ने पूछा, मैं रक्षा कैसे करूं? हम तुम्हारे घर के आंगन में धन गाड़ देंगे और जिस दिन हम चारों एक साथ आकर अपना धन मांगे उस दिन तुम हमें धन वापस कर देना। अगर हम में से कोई एक आकर धन मांगे तो उसे मत देना। यह तो बहुत सरल है, पर मेरे लिए क्या है? व्यापारियों ने कहा, बूढ़ी मां, इसके बदले में हम भी तुम्हें धन देंगे। बुढ़िया ने तब कहा, तब मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। उन्होंने घर में गड्ढा खोदा, 2 बड़ी पोटलियां धन से भरी और उसे वहां रखकर मिट्टी से ढक दिया। फिर वह चारों बोले, बूढ़ी मां, हम हर शाम को यहां भोजन करने आया करेंगे। बुढ़िया ने कहा, बड़े शौक से बैठो। रोज शाम को जब वे भोजन करने आते तो बुढ़िया से पूछ, हमारा सारा धन सुरक्षित तो है ना? बुढ़िया ने जवाब दिया, हां बेटा, तुम्हारा धन पूरी तरह सुरक्षित है। एक दिन जब उन 4 व्यापारियों ने खजाने की जगह को खोदा तो वहां पर धन अभी भी वैसा ही था जैसा छोड़ा गया।